इसको जरा यहीं से आगे मजीद डेप्थ में पीछे नहीं जाऊंगा, इट्स नॉट स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ अब हमने इस म्यूटेबिलिटी, हमने ये कहा था कि ये म्यूटेबिलिटी ऑब्जेक्ट के केस में भी होगी और ये बहुत अक्सर और बेशतर होगी, और ये म्यूटेबिलिटी अरे के केस में भी होगी। तो हमने दो चीजों को, यानी एक में कॉन्सेप्ट समझा तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्यूटेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको इम्यूटेबल बनाएंगे। तो इम्यूटेबल कैसे बना सकते हैं जी? मैं अगर इस वक्त मैं नम्स को, विच इज एन अरे, इसको असाइन कर रहा हूं किसमें, नम्स 1 में। तो अगर मैं इस नम्स को स्टार्ट में, यानी इस नम्स को मैं इनक्लोज कर दूं किसमें, अरे में, ये अरे की नोटेशन है, और इसके शुरू में आप डाल दें 1 2 3 डॉट्स डाल दें, तो यहां पे ये 3 डॉट्स कहलाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अच्छा, मैं यहां पर लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यही 3 डॉट्स को बाज़ औक़ात हम रेस्ट ऑपरेटर कहेंगे, और इन्हीं 3 डॉट्स को बाज़ औक़ात हम क्या कहेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट बताएगा, इनका यूज बताएगा कि किस जगह पे या किस मौके पे इनको स्प्रेड कहेंगे और किस मौके पे इनको रेस्ट कहेंगे। तो जब 3 डॉट्स लिखे हुए देखें तो आपके जहन में दो सवाल आने चाहिए, या ये स्प्रेड ऑपरेटर है या ये रेस्ट ऑपरेटर है। अच्छा, ये पहले हम रेस्ट को साइड पे कर देते हैं, पहले हम स्प्रेड को देखते हैं। स्प्रेड का मतलब, वैसे लफ्जी मतलब क्या होता है, फैला देना किसी चीज को। यहां पे मैं अगर एक लफ्ज इस्तेमाल करूं खुद से अपनी वोकैबुलरी झाड़ने के लिए, कि अनपैक कर देना किसी चीज को, अरे क्या है, पैक, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैक। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट यूं समझिए कि एक पैक, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मल्टीपल वैल्यूज। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, उस बॉक्स को अनबॉक्स कर देता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, उस बॉक्स को अनबॉक्स कर देता है। इन अदर वर्ड्स, कि स्प्रेड ऑपरेटर अरेज से वैल्यूज को निकाल के एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं नम्स और शुरू में 3 डॉट्स लगा रहा हूं, तो इसका मतलब है ये नम्स की अरे को अनपैक करेगा। तो अगर ये नम्स की अरे को अनपैक करेगा, तो अनपैक का मतलब तो ये हुआ 12 45 56 47। समझ आई बात? तो इसका मतलब ये है कि ये अनपैक करके वैल्यूज को असाइन कर रहा है किसको, num1 को। तो अब सिंपल वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो nums1 की वैल्यूज हैं, ये अनपैक होंगी, और वैल्यूज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब रेफरेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये अनपैक होंगी और ये वैल्यूज एज अ कलेक्शन num1 में चली जाएंगी। तो अब अगर कोई मुझे कहे num1 में क्या है, तो रेफरेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं। तो इन अदर वर्ड्स, ये जो nums1 है उस अरे की एक कॉपी बन के num1 में आ जाएगी, अब रेफरेंस नहीं आएगा। तो अगर इस सारे कहानी को आसान अल्फाज में समझें, तो आप ये कहेंगे कि जब आप एक अरे का रेफरेंस दूसरी अरे में स्टोर करना चाहें, तो डायरेक्ट उस अरे को असाइन कर दें। जब एक अरे की वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना चाहें, तो आप उसे स्प्रेड कर दें। अब अगर मैं जब भी आपको कहूंगा कि मैं एक अरे को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं या करना चाहता हूं, तो उसके दो मानी होंगे। मुझसे आप ये पूछ सकते हैं कि आप इसका रेफरेंस करेंगे कॉपी, या इसकी वैल्यूज कॉपी करेंगे। अगर ये ब्रैकेट और ये 3 डॉट्स ना होते, तो नम्स का रेफरेंस num1 में जाता, रेफरेंस का मतलब एड्रेस जाता, एंड स्टिल उस केस में दोनों क्या करते, एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होते। तो इस वजह से जब मैं एक में चेंज करता था, तो दूसरे में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता। जब आप स्प्रेड ऑपरेटर देखें, तो फौरन ये समझ जाएं, अंदर वाली कहानी समझ आए या ना आए, ये जरूर समझ जाएं कि अब रेफरेंस नहीं कॉपी हो रहा, अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज अनपैक हो रही हैं और फिर असाइन हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जो अरे होती है उसको स्प्रेड कर देता है। स्प्रेड करने का मतलब यूं समझ लें कि फैला देता है, फैलाने का मतलब यूं समझे कि निकाल देता है, अनपैक कर देता है, बॉक्स से बाहर निकाल देता है। ये पॉइंट मजीद पक्का होगा अब थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन ये समझ गए आप? तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, इट अनपैक्स, इट स्प्रेड्स। वो अनपैक्स अनपैक सारा कुछ तो मैं वोकैबुलरी इसलिए आपको बताता हूँ कि वो आपके जहन में नक्श हो जाए, बैठ जाए। स्प्रेड का मतलब इट स्प्रेड्स द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, चाहे जितने भी होंगे।
और आसान अल्फाज में इसको लोग यूं भी कहते हैं, अरे की एक कॉपी क्रिएट करता है। जी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए मैंने रेफरेंस बेस्ड 2 ही स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं आपको जो रेफरेंस मूव करते हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक अरे। फंक्शन भी रेफरेंस ही मूव करता है, लेकिन फंक्शन में चूंकि डेटा नहीं पड़ा होता, फंक्शन में फर्दर इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, उस पर ये चीज हम फिलहाल अप्लाई नहीं करते। तो हम किस पे अप्लाई करेंगे, स्प्रेड और रेस्ट दोनों, फंक्शन पे और ऑब्जेक्ट्स पे। सॉरी यार, आई एम रॉन्ग, ऑब्जेक्ट्स पे और अरेज पे। तो अरे की मिसाल आपने ले ली। अब इसी का दूसरा पहलू देखें, कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा पहले जरा इसको देख लें, इसकी एग्जांपल देख लें। अब मैं चेंज किस में कर रहा हूं, नम्स 1 में। तो इसका मतलब है कि इसको क्या नम्स को डिस्टर्ब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसूलन नहीं करना चाहिए, और हमारी फिलॉसफी भी यही कहती है नहीं करना चाहिए। अब जरा अंदाजा लगाएं, मैंने नम्स 1 में चेंज किया था, 100 डाला था, इसने नम्स को इंपैक्ट नहीं किया, नम्स एज इट इज अपनी हालत में इंटैक्ट पड़ी हुई है, और नम्स 1 जिसमें चेंज किया था उसमें 100 आ चुका है। तो मैंने एक लफ्ज कल बताया था आपको, म्यूटेबिलिटी। तो कल ये काम म्यूटेट हो रही थी, तो कल क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो आज वही काम हमने क्या बना दिया, इम्यूटेबल बना दिया। तो हमने इम्यूटेबल, म्यूटेट का मतलब ही क्या होता है, चेंज करना, टू चेंज समथिंग, और इम्यूटेट का मतलब क्या होता है, नॉट टू चेंज एनीथिंग। तो इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये दोनों में है, अरेज में भी और ऑब्जेक्ट्स में भी। ठीक। अच्छा मैंने कहा जी, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि अरे को हमने अनपैक कर दिया। तो आप एक इमारत बनाते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, यू आर स्ट्रक्चरिंग। आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना किसी चीज को, जब उसको वापस तोड़ना पड़ जाए तो आप क्या कहते हैं, आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं उसको। यानी एक स्ट्रक्चर आपने बनाया, अब उसको आप क्या कर रहे हैं, वापस तोड़ रहे हैं। तो लफ्ज तो बहुत सारे और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा हमें मतलब का लफ्ज है हमने वो पिक करना है यहाँ पे। आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर। बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर। तोड़ने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर। तो जब मैं अरे बना रहा था तो मैं क्या कर रहा था, एलिमेंट्स को एक खास अंदाज में स्ट्रक्चर्ड कर रहा था। अब मैं अरे को तोड़ रहा हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, डिस्ट्रक्शन। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहां पे इस लाइन में, अरे डी स्ट्रक्चरिंग। अरे डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, पहले आपने अरे बनाई, अब अरे को तोड़ रहे हैं, और तोड़ने का मतलब क्या है, उसमें से सारे एलिमेंट्स बाहर निकाल के दूसरी अरे में डाल रहे हैं, तो डिस्ट्रक्चरिंग ही कर रहे हैं ना। तो इसके ये चारों नाम यूज होंगे। समटाइम आप कहेंगे जी अरे डिस्ट्रक्चरिंग, आप समझ जाएंगे ये क्या हो रहा है। समटाइम आप कहेंगे अरे को स्प्रेड कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे जी क्या हो रहा है। बात क्लियर होगी। समटाइम आप कहेंगे जी अरे की कॉपी क्रिएट कर रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे जी क्या हो रहा है। तो अब कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करे, अरे की कॉपी, फिर भी ठीक। कोई भी कहे अरे को स्प्रेड करना, फिर भी ठीक। कोई भी कहे अरे को डिस्ट्रक्चर करना, फिर भी ठीक। तो ये बतौर कॉन्सेप्ट ये 6 में पढ़ाया जाता है, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन अरे या डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप इसको अंग्रेजी के साथ तशबीह दे दें, स्ट्रक्चर का मतलब बनाना और डिस्ट्रक्चर का मतलब तोड़ना। ये काफी ज्यादा यूज होती है ये चीजें। अच्छा ये बात समझ आ गई है। अब जब हम डी स्ट्रक्चर करते हैं तो डी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक एक ईंट अलग हो जाएगी ना, एक दीवार की अगर बात करें एक एक ईंट अलग हो जाएगी, और जब स्ट्रक्चर में होगी तो इसका मतलब वो अलग से कुछ नहीं होगी, वो पूरी दीवार कंसिडर होगी। तो जब मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि मैं 12 को अलग से पिक कर लूं इसमें से। अभी तक का मेरा तरीका क्या है कि अरे में से मैं कोई चीज निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, नम्स अरे का नाम दूंगा और यहाँ पे इंडेक्स दूंगा। अरे में से चीज निकालने का यही तरीका है ना। जीरो का मतलब क्या है, नम्स ऑफ जीरो में क्या मिलेगा मुझे, 12। नम्स ऑफ 1 में क्या मिलेगा मुझे, 45। तो ये भी एक डिस्ट्रक्चरिंग का तरीका है ना, लेकिन ये तो पुराना तरीका हो चुका है, ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट का तरीका हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये ब्रैकेट्स रखेंगे। अब जब कभी आप किसी भी इक्वल टू की एल वैल्यू कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को, और आर वैल्यू कहते हैं राइट हैंड, किसी भी एक्सप्रेशन की एल वैल्यू में ये स्क्वायर ब्रैकेट देखें तो समझ लें कि ये कोई अरे डी स्ट्रक्चर हो रही है, और उस डी स्ट्रक्चर्ड अरे का पहला एलिमेंट नम 1 में आ रहा है। मैंने कहा था कि 3 डॉट क्या करेंगे, अरे को डी स्ट्रक्चर कर देंगे, और अरे को जब डी स्ट्रक्चर करेंगे तो हर एलिमेंट अलग अलग हो जाएगा ना, वखरे वखरे हो जाएगा ना। अब उसको अगर तो दोबारा अरे में असाइन करना है तो सिर्फ नाम दे दें, वो अरे बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये हर एलिमेंट अलग अलग वेरिएबल में सेव करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट देके
कोई भी वेरिएबल नाम कोई भी दे दें, यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल EL1 स्टैंड फॉर एलिमेंट 1। ये क्या करेगा, ये वाला काम क्या करेगा, अरे को डिस्ट्रक्चर करेगा और सारे एलिमेंट्स को फैला देगा, स्प्रेड कर देगा, आउट अनबॉक्स कर देगा, डिस्ट्रक्चर कर देगा, तोड़ देगा। तो फिर इधर EL1 का मतलब क्या है कि इसमें जो पहला है वो किधर आएगा, इस EL1 में। अगर आप यहाँ कॉमा के साथ दूसरा कर लें EL2, तो ये जो दूसरा है 45, ये EL2 में, ये वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं आप। और अगर यहाँ पे ये तीसरा करूं EL3, तो तीसरा वाला इसमें आ जाएगा, चौथा करूं EL4, तो चौथा वाला इसमें आ जाएगा, पांचवा करूं EL5, तो क्या होगा, 5 तो है ही नहीं, EL5 में क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं उधर ऊपर मेरे पास 4 है, मैं ये 2 करता हूं, तो क्या करेगा, ये पहले 2 उठा के मुझे इन 2 वेरिएबल में दे देगा, अगले 2 मुझे नहीं चाहिए तो ना ले। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब जरा स्प्रेड ऑपरेटर देख लिया ना, अब यही 3 डॉट्स बतौर रेस्ट ऑपरेटर भी देखिएगा। वैसे हम अंग्रेजी में रेस्ट का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं सिर्फ सुकून के लिए, वो हम सुकून करते हैं तो इसलिए हमें पता है कि हम सिर्फ सुकून ही करते हैं और कोई काम नहीं करते। रेस्ट, few students came into the class today, rest are on leave। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बाकी जो बच गए, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो बाकी बच गए, ठीक है। वैसे आप वो रेस्ट इन पीस वाला जहन में लाइन ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग आउटसाइड, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास। तो रेस्ट किस मानों में आया, बकाया बचने वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरे को डिस्ट्रक्चर करने के बाद पहले 2 एलिमेंट्स को मैंने वेरिएबल में सेव कर लिया। वेयर आर द रेस्ट, हियर इज द प्लेस वेयर रेस्ट ऑपरेटर कम्स इनटू प्ले। अगर मैं चाहता हूं कि बाकियों को एज इट इज अरे के शक्ल में ही छोड़ दो, बाकियों को एज इट इज, तो आप कॉमा देंगे, 3 डॉट्स लगाएंगे और यहां कोई भी वेरिएबल नेम दे दे। तो यहां क्या 3 डॉट्स क्या शो कर रहे हैं, रेस्ट। और रेस्ट का मतलब ये है कि पहले वैल्यू को पिक करो, इस वेरिएबल में डाल दो, दूसरी वैल्यू को पिक करो, इसमें डाल दो, बाकी जितनी भी हैं रेस्ट आर में डाल दो। तो आर खुद क्या बन जाएगी, अरे, और ये 2 एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, सेपरेट एलिमेंट्स। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ये जो यूजर है ये क्या है, रेस्ट ऑपरेटर। जो राइट साइड पे यूजर है वो क्या है, समझ आ गई ना। तो इससे एक और बात नहीं समझे आप, रेस्ट डिस्ट्रक्चर कर रहा है, सॉरी स्प्रेड डिस्ट्रक्चर कर रहा है, रेस्ट रिस्ट्रक्चर कर रहा है। ये वोकैबुलरी मुश्किल तो नहीं है ना। आप यकीन माने मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए बड़े आसान अल्फाज इसलिए इंग्लिश से मैच कर रहा हूं कि इंग्लिश हम सारे लोग जानते हैं मोर और लेस, तो आपको ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में नक्श हो जाए। स्प्रेड डिस्ट्रक्चर कर रहा है, रेस्ट ऑपरेटर रिस्ट्रक्चर कर रहा है। यानी ये बाकी जो बच गए थे ये बेचारे यतीम, ये ना किसी वेरिएबल में रिसीव हो रहे हैं ना कहीं भी। तो मैं कह रहा हूं यार रेस्ट ऑपरेटर का मतलब ये है कि उनको दोबारा अरे में ही डाल दो, तो रिस्ट्रक्चर हो गया ना, समझ आई बात। तो खैर अब आपको इस एक एग्जांपल में दोनों सिचुएशंस क्लियर हो रही हैं। पहली बात, जरा सारी चीजों को समरी में समेटता हूं। स्प्रेड ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, नहीं सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने करना है इम्यूटेबिलिटी के लिए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ ही हैं, यानी ये एक ही चीज से मल्टीपल पर्पसेस है इसके। सबसे पहले आपने क्या बोलना है, इम्यूटेबिलिटी। और ये इम्यूटेबिलिटी कैसे मेक श्योर करता है, इम्यूटेबल कैसे बनाता है, अरे की कॉपी क्रिएट करके। अरे की, और अरे की कॉपी क्रिएट करने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल अरे को इंटैक्ट छोड़ दो, चेंज करो किस में, नई कॉपी बना के, उसमें चेंज किस में करो, नई कॉपी बना के। इससे बहुत सारा डेटा लॉस बच जाता है आपका, बहुत सारा डेटा लॉस, आगे चल के इसको साबित करूंगा। तो ये हो गया जी आपका स्प्रेड ऑपरेटर। इसी को फिर हम डिस्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अरे के सारी अरे को ब्रेक कर देता है ना, तोड़ देता है और अरे से बाहर निकाल देता है एलिमेंट्स को। जब अरे से बाहर निकाल देता है तो फिर उन्हें कहीं सेव भी तो करना है ना। तो सेव करने का क्या तरीका है, आप इनको इधर ही रेस्ट ऑफ जो डिस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स को कैच करने के लिए आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स ले लें, और फिर जो बच जाए, जो नहीं चाहिए, या तो उन्हें लिखे ही ना, और अगर लिखने हैं कहीं और किसी और पर्पस के लिए चाहिए तो आपने कहें जी रेस्ट रिमेनिंग जितने भी हैं वो इधर कर दें। तो ये है आपका रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। ये समझ आ गई बात, क्योंकि आज हमारा आखिरी लेक्चर है जावास्क्रिप्ट के साथ। तो अगर मैं ये कहूं
जरा सुनिएगा गौर से। मैंने लिखा जी एक फंक्शन, जस्ट एक और मिसाल देता हूं, ऐड। मैं एक ऐड का फंक्शन लिखता हूं और इस ऐड के फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं देता हूं जी 23 दिस 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 दिस। मैं कहता हूं जी कि इन तमाम नंबर्स को ऐड कर दो। अब यहाँ तो मेरी मजबूरी है, इतने जितने नंबर ऐड करने हैं उनको देना तो मजबूरी है, सारे देने पड़ेंगे, लेकिन क्या मैं यहाँ उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिख दूं? यानी ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं है, सिंटैक्टिकली ठीक है, लैंग्वेज वाइज ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। रश नहीं डाल रहा है, ये रश डाल रहा है ना। तो नॉर्मली जो कोड क्वालिटी चेकिंग टूल्स होते हैं वो इस किस्म की चीज को कोड स्मेल बोलते हैं। ये क्या है? कोड स्मेल। तो स्मेल कोई अच्छी चीज होती है? मतलब ये अलाउ है लेकिन बू आ रही है इससे, मजा नहीं है इसमें। तो इस कोड स्मेल को जब आप कोई क्वालिटी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए, तो आपको ये बाकायदा कहा जाता है, जब आप कोड सबमिट करते हो ना, हम अभी जो कोड लिखते हैं वो जब हम सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटेड टूल है, वो टूल चेक करता है कि आपके कोड में कितनी स्मेल्स हैं। वो फिर आपको आपका सीनियर कहता है यार ये स्मेल्स रिमूव करो, और वो स्मेल्स इस तरह से रिमूव होती हैं। अब ये मैं स्मेल रिमूव करने लगा हूं, ये कहेगा कि आप ये काम यूं कर सकते हैं भाई। समझ ये बात? ये क्या है? रेस्ट है या स्प्रेड है? स्प्रेड क्यों है भाई? ए पहले से कोई अरे है? पहले से कोई अरे नहीं है ना। इसका मतलब है यहां से जितने नंबर्स भेज रहा हूं मैं, यहां क्या कर रहा हूं, सारों को रीस्ट्रक्चर कर लो। भाई रीस्ट्रक्चर का लफ्ज तो समझ आया ना, डीस्ट्रक्चर का नहीं। अगर स्प्रेड क्यों था? अगर ये पहले से कोई अरे होती, मैं उसको डीस्ट्रक्चर करता। पहले से कोई अरे ही नहीं है भाई, मैं उसको क्या कर रहा हूं, स्मेल रिमूव हो गई, एक कोड स्मेल रिमूव होगी। समझ आई बात? खैर चले। तो वैसे एक टर्म होती है सोनार क्लाउड, और सोनार क्लाउड कोडर जो होते हैं ना, उनका जब कोड सबमिट होता है ना, तो उस कोड को वो सोनार सोनार क्लाउड गेट से पास करवाते हैं। अगर सोनार क्लाउड की रिपोर्ट ग्रीन में आए या सोनार क्लाउड गेट पास हो, तो वो समझा जाता है कि दिस इज द गुड क्वालिटी कोड। तो वो सोनार जो गेट है वो कैसे पास होता है? कोड स्मेल्स मिनिमम होंगी आपके कोड में। बहरहाल खैर, ये मैंने कोड स्मेल की वजह से नहीं बताया, वो तो वैसे एग्जामिनर लफ्ज आ गया तो बता दिया कि यार इसकी। लेकिन मैंने आपको क्या बताना था कि स्प्रेड और रेस्ट को पहचानना कैसे है। समझ आई बात? तो ये मैंने आपको बोला था कि दोनों के लिए 3 डॉट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों पहचानेंगे कैसे? कॉन्टेक्स्ट की बेस पे, सिचुएशन की बेस पे, जहां यूज होंगे, जहां एप्लीकेशन होगी उनकी, उसी की बेस पे पहचानेंगे आप कि ये स्प्रेड है और ये रेस्ट है। और यहाँ आपको क्लियर पता लग रहा है कि डिस्ट्रक्चर किसको किया जाता है? जो स्ट्रक्चर पहले से बना हो। भाई पहले ही इंटें पड़ी हुई हैं, आप उनको क्या डिस्ट्रक्चर करेंगे? ठीक है, तो अरे है ही नहीं पहले, तो उसको क्या डिस्ट्रक्चर करना है? उसको आप रीस्ट्रक्चर ही कर रहे हैं। एनीवेज, सो ये दिस इज समथिंग अबाउट डिस्ट्रक्चर। अच्छा, ये आखिरी मिसाल देता हूं जी, एग्जैक्ट इसी चीज के लिए ऑब्जेक्ट की मिसाल देता हूं आपको, क्योंकि डिस्ट्रक्चर या रीस्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्चर, स्प्रेड और रेस्ट किसके लिए, किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? अरेज और ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और यहां पे मैं जाके लिखूं जी लेट पर्सन इक्वल्स टू नॉट दिस, दिस टाइम दिस, और मैं इसमें लिखता हूं जी नेम, और इसमें लिखता हूं जी कोई भी नेम, और इसमें एज लिखता हूं जी कोई भी एज, और इसमें चले ये दो लिखते हैं। और मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ नया, ये एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ पी, और उसमें पास कर देता हूँ पर्सन। अब मुझे ये बताएं कि मैं पी में कोई चेंज करूंगा तो वो पर्सन को म्यूटेट कर देगा, और पर्सन को कोई चेंज करूंगा तो वो पी को म्यूटेट कर देगा। तो इस म्यूटेट से बचने का क्या तरीका है? इम्यूटेबिलिटी। पहले जरा वो डेमो दे दूं, कौन सी चीज किसको म्यूटेट करेगी। जरा पहले हम लॉग कर देते हैं, ठीक है। मैं करता हूं जी लॉग, और लॉग में करता हूं पी, जस्ट देखने के लिए पी और पर्सन को डिफरेंटली, ठीक है। इसको मैं पी कर लेता हूं, और यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, पी ई आर एस ओ एन,
और PERSON। और अब मैं अगर दोनों को लॉग करूंगा तो इस केस में दोनों मुझे क्या देंगे, सेम आउटपुट देंगे। में क्या पड़ा हुआ है, नेम और एज, और पर्सन में भी क्या पड़ा हुआ है, नेम और प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, दो प्रॉपर्टीज है ना दोनों में। ले जी, अब मैं यहां पे करता हूं P डॉट कॉल इक्वल्स टू PS। जो P वाला ऑब्जेक्ट है उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, क्या, कॉल करने से। मैंने ये आपको बताया ना कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना कर रही हो और आप डॉट के साथ वो प्रॉपर्टी लिख के इक्वल टू असाइन कर दे नई वैल्यू, तो वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं कॉल की प्रॉपर्टी किस में क्रिएट कर रहा हूं, P में। तो क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, दोनों में आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि P क्या कंटेन कर रहा है, पर्सन का रेफरेंस। तो इसका मतलब ये कि दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो एक में चेंज आएगी तो दूसरा भी। ये वाइसा वर्सा है, अगर मैं पर्सन डॉट कॉल करूं तो वो किसको म्यूटेट कर देगा, P को म्यूटेट कर देगा। अच्छा बात सुने, समटाइम इट इज डिजायरेबल, समटाइम इट इज नॉट। समटाइम इट इज डिजायरेबल, समटाइम इट इज, आपको दोनों तरीके से पता होने चाहिए कि म्यूटेट भी होता है और फिर उसको इम्यूटेट भी किया जा सकता है। अब मुझे अंदाजा बताएं जी आप, इस पर्सन को, अरे को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए किया था ना, ऑब्जेक्ट लिटरल क्या है, या ऑब्जेक्ट के लिए क्या नोटेशन है ये, और डिस्ट्रक्चर ही करना है ना। अब 3 डॉट्स अगर करली ब्रैकेट्स में होंगे तो आप क्या समझेंगे, ये डी स्ट्रक्चर हो रहा है क्या। और अगर ये 3 डॉट्स स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे तो डी स्ट्रक्चर होगा क्या। अरे अब जरा हम इसको देखते हैं कि ये म्यूटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। कैन यू गेस, चेंज मैंने किस में किया था, P में। तो आप देख रहे हैं सिर्फ P में एडिशनल प्रॉपर्टी आई है, नेम एज और कॉल। पर्सन को उसने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। समझ आई बात। अच्छा अब चूंकि ये भी स्प्रेड हो रहा है, तो स्प्रेड क्या करता है, डी स्ट्रक्चर करता है। तो उस सेंस में इसको हम क्या क्या यूं नहीं कर सकते, यूं करके इसके अंदर से मैं नेम निकाल लूं और इसके अंदर से मैं एज निकाल। अरे के केस में ये नाम हम खुद से देते थे क्योंकि अरे में प्रॉपर्टी नेम तो होता नहीं था ना, तो इस केस में प्रॉपर्टी नेम है तो आप वैलिड प्रॉपर्टी का नाम देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये डी स्ट्रक्चर हो रहा है ऑब्जेक्ट, और डी स्ट्रक्चर होके अंदर से हम कोई चीज निकाल के बतौर इंडिपेंडेंट एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो ये साबित हो गया कि ये दोनों चीजें, डी स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड, रेस्ट, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी और अरे के लिए भी। फर्क क्या है, अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन है और ऑब्जेक्ट के लिए करली ब्रैकेट नोटेशन है। अजान हो जाए तो हम रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जस्ट अ क्विक नोट और इंपॉर्टेंट नोट अगेन,
हमने लूपिंग स्ट्रक्चर्स और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स अभी तक नहीं पढ़े जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। उसकी एक वजह यह है कि हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स पढ़ ही नहीं रहे। आई एम सपोजिंग कि आपको लूपिंग स्ट्रक्चर्स और कंडीशनल स्ट्रक्चर यानी इफ एल्स और फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप ये आते होंगे, लेकिन हमने वो पढ़ने जरूर है। हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट के जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि आई एम सपोजिंग कि आपको वो तो पता होगा फॉर आई इक्वल्स टू दिस दिस, वो बड़ी बैड किस्म की लूप्स हैं, वो पुरानी यूज होती थी, अभी भी यूज होती हैं, लेकिन अब उसके मुतबादल कई अच्छे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, तो वो यूज होते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। एक आध उसकी ट्राई कर लेते हैं। और ये जो यूज हमने डीस्ट्रक्चरिंग और न्यू अरे, कॉपी अरे, ओरिजिनल अरे नहीं, ओरिजिनल अरे और होती है, कॉपी अरे और होती है जो स्प्रेड ऑपरेटर से बनती है, उसका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा उसमें। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जब मैं बोलता हूं ना, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ES6 बेसिकली जावास्क्रिप्ट बनी थी 1995 में। अगर आप इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी रिवाइज या रिकैप कर दूं, 1995 से लेके नोड के अराइवल तक, पता नहीं 2011 में है 2012 में है, नोड के अराइवल तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड पे यूज होती थी। नोड आने पे जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे यूज होने की लग गई। जब जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे यूज होने लग गई तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बावर होना शुरू हो गई। फिर लोगों ने कहा यार अच्छा, उस वक्त तक जब तक ये नोड जेएस नहीं था, जावास्क्रिप्ट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था कोड लिखने का। हर बंदा अपनी अपनी रॉकेट साइंस, अपने अपने स्टाइल से कोड लिखता था। तो पहली दफा ECMAScript एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसने जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड पैटर्न दे दिया कि यार ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसके तहत अगर कोडिंग करेंगे तो ये जरा मुअस्सर भी होगी, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम। स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट क्या होता है? तो फिर ES6 पहली दफा या ES5 पहली दफा आया 2009 में या 2010 में। ES5 क्या था? ये कोई स्पेशल चीज नहीं थी, ये जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड था। उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप कोडिंग करें। ES5 के साथ, यानी ES5 जब आया तो जाहिर तब आया जब जावास्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस लोगों को बावर होना शुरू हुई। तो फिर उन्होंने ES5 में जावास्क्रिप्ट में कुछ सिंटैक्स की इंप्रूवमेंट्स करके नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो उन्होंने उस स्टैंडर्ड को नाम दे दिया ES5। फिर चलते चलते जो जो जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ती गई, उनको कुछ कमियां नजर आई, कुछ ड्रॉबैक्स या पिटफॉल्स नजर आए, उन्होंने उनको ओवरकम करके कुछ नए फीचर्स भी डाल दिए। फिर 2015 में ES6 इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, ECMAScript 6। ये थी सारी वही जावास्क्रिप्ट प्लस सम एडिशनल गुड फीचर्स। फिर उस वक्त से लेके ES7, ES8, ES9, ES10 एंड गोज ऑन। और ये क्या होता गया? पिछले सारी चीजें मौजूद हैं, नई चीजें इसमें क्या होती गई? ऐड होती गई। इसलिए जब हम ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे होते हैं, पॉसिबल है कि जावास्क्रिप्ट या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस फंक्शंस ब्राउजर पे ना चले। तो मैंने इसलिए ब्राउजर का कट्टा ही पहले मुका दिए। नोड पे वो जरूर चलेंगे, ब्राउजर पे नहीं चलें, नोड पे वो जरूर चलेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, खैर अब मेरे ख्याल में सारे ब्राउजर्स भी इतने मेच्योर हो गए हैं कि मोस्टली ज्यादातर ES6 के कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। ES जो लेटेस्ट है ना, ES 2022 भी है मेरे ख्याल में, तो उसके शायद, अब मुझे भी नहीं पता कि उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। वहां तक जब आप पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे तो शायद हमें काफी कुछ चीजें नहीं पता लग जाएंगी। तो मैं बात शुरू हुई थी लूपिंग स्ट्रक्चर से। तो लूप क्या होता है जी? एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना। क्या करना? रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक अरे है, लेट nums this 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 this। इस अरे की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7 7 एलिमेंट्स है इस अरे में। मैं चाहता हूँ इन 7 के 7 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराऊं कंसोल पे। आप कहेंगे जी बड़ा मसला ही कोई नहीं, तरीका ही बिल्कुल सिंपल है, नम्स। ये तो आपने 7 एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं कराया, ये आपने एक अरे को डिस्प्ले कराया। समझ आ गई ना बात? आपने एक पूरी कलेक्शन को डिस्प्ले करा दिया। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 7 के 7 एलिमेंट्स को अलग अलग डिस्प्ले कराऊं। तो क्या तरीका है जी? अभी तक हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के मुताबिक ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और 6 ही है ना बस, आगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। अब अगर आप इसको जाके ये करेंगे
तो ये सारे के सारे बगैर अरे के इंडिपेंडेंट एलिमेंट के तौर पे डिस्प्ले हो गए। लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? आप मुझे बताएं कि इस पूरी लाइन में एक ही काम हो रहा है ना, एक एलिमेंट को उठाना है और डिस्प्ले करना है। अब चेंज क्या सिर्फ चीज है ये बीच में इंडेक्स, अरे का इंडेक्स पता ना, अरे की जो पोजीशन होती है वो। तो ये काम करने के लिए पहले जमाने में या अब भी कुछ लोग करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते थे कि अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को प्रिंट करने के लिए या उनमें उनके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप लूप इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में फॉर लूप तो सबको आती होगी, तो मैं फॉर लूप को स्किप कर रहा हूँ, मैं जरा मॉडर्न लूप्स की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसे कामों के लिए हम अरे के साथ एक, अरे के मैंने कहा था ना अरे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। तो जैसे अरे डॉट पुश एक मेथड था ना, क्या करता था, एक एलिमेंट अरे के एंड पे जाके पुश कर देता था। इसका पॉप एक मेथड है, अरे के एंड से एक एलिमेंट को निकाल देता है। इसी तरह स्प्लाइस एक मेथड है, इसी तरह स्लाइस एक मेथड है, इसी तरह स्प्लिट एक मेथड है, इसी तरह इंक्लूड्स एक मेथड है। ये सारे के सारे अरेज के मेथड्स हैं। अब अरे के मेथड पे पूरा एक लेक्चर नहीं, 2-3 लेक्चर हो सकते हैं अलग अलग मेथड के अगर हम डिस्कस करने जाए तो वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। जाहिर है ये बेसिक्स पे तो खुबे रहना, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अरे के हर एलिमेंट को मैं आइट्रेट करूँ, लूप के साथ करूंगा। तो जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन दिया है अरे में, दैट इज कॉल्ड एज मैप। मैप इज जस्ट लाइक एन अरे, मैप इज जस्ट लाइक एन अरे। और अरे की बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया इसने। मैप मेथड है तो आपको पता है मेथड के साथ क्या लगता है, पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस में हम क्या पास करते हैं, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वो एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी एक्सेप्टेबल है। ये मुझे क्या बता रहा है जी, इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो इसलिए कॉल बैक फंक्शन की थ्योरी समझाता रहा हूं पूरा हफ्ता। कॉल बैक फंक्शन तो आपको पता ही है, कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में बतौर आर्ग्यूमेंट, दैट्स इट, फिनिश। तो इसका मतलब यह है कि मैप वो खुद मुझे हिंट बता रहा है जी, और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, इंडेक्स। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या ले सकता है, एक अरे, और बस तीन ही है। ठीक, तो मैं यहां पे पहला आर्ग्यूमेंट सिर्फ देता हूं, विच इज दिस, दिस, दिस। मुझे बताएं कि ये फंक्शन नहीं है, मैंने कॉल बैक फंक्शन नहीं लिखा, एट एरो फंक्शन बतौर कॉल बैक। ठीक, तो वो कॉल बैक तो होता ही या फैट एरो है या एनोनिमस है। तो अब मुझे ये क्या कहता है, अच्छा, आगे बात देखें। ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके साथ, अच्छा ये हिंट मैं उस तरह से दे नहीं रहा हूं, लेकिन चलें मुझ पे सुन लें, क्योंकि मुझे हिंट्स पढ़ाना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट नहीं पढ़ी आपने। उसमें साथ वो कॉलन दे के नंबर दे रहा है, कॉलन दे के वाइट दे रहा है, कॉलन दे के बुलियन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो इसलिए मेरे पे ट्रस्ट करें। मतलब फिलहाल हिंट्स पे आप जाएंगे, लेकिन थोड़ा अगला लेवल है। तो मैप का फंक्शन पहली बात किस पे लगता है, अरे पे लगता है। मैप किसका मेथड है, अरे का मेथड है। करता क्या है, मैप आइट्रेट्स एन अरे। मैप क्या करता है, अरे को। इसका मतलब क्या है, मैप को जो कॉल बैक फंक्शन में दूंगा, ये फंक्शन एक दफा इसके लिए चलेगा, दूसरी दफा इसके लिए चलेगा, तीसरी दफा इसके लिए चलेगा। यानी कॉल बैक फंक्शन अरे के हर आइटम के लिए अलग 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 चलेगा। तो इसका मतलब है ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये कितनी दफा चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में 7 दफा। अगर अरे के एलिमेंट 20 होते तो कॉल बैक कितनी दफा चलता, समझ आई बात। और मैप का फंक्शन हर आइट्रेशन में अरे के एक एलिमेंट को लेके इस कॉल बैक के अंदर बतौर आर्गुमेंट पास कर देगा खुद ही। यहां पे हम देते हैं जी फॉर एग्जांपल एन। तो ये एन क्या है, मैप क्या करेगा, नम्स की अरे में जाएगा और इसका पहला जो भी आइटम होगा वो उठाएगा, नम में थ्रो कर देगा। ठीक, एन में थ्रो कर देगा। अब आप इस एन को जो मर्जी करें, इसको मैं यहां पे कर देता हूं जी लॉग, यहां पे कर देता हूं जी नम, नम एन सिर्फ। अब जरा देखें होगा क्या। मैप का फंक्शन इस अरे को आइट्रेट करेगा। अरे को आइट्रेट करने का मतलब क्या है कि मैप पहले कहां जाएगा, 90 को उठा के कहां फेंकेगा, एन में। और एन चूंकि ये फंक्शन है इसमें एन अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं एन को क्या कर रहा हूं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं।
दूसरी इटरेशन में दोबारा अरे में जाएगा तो पहला तो हो चुका है ना, ये खुद ही रिकॉर्ड रखेगा, दूसरे को उठाएगा, इस एन में दूसरे को अवेलेबल कर देगा, दूसरा डिस्प्ले हो जाएगा। तीसरी इटरेशन में तीसरे नंबर वाले आइटम को उठाएगा, एन में थ्रो करेगा, एन डिस्प्ले हो जाएगा, चौथे में इसको, पांचवें में इसको, छठे में इसको। तो अब हमें वो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू अरे डॉट इट्स लेंथ आई प्लस प्लस और फिर बॉडी और फिर वो सारे लवाजमात खत्म, खलास, फिनिश। क्लियर? जरा अब इसको देखते हैं। ये जो काम हमारा इतनी लाइनों में हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों में हो रहा था, वो अब कितनी लाइनों में हो रहा है? 1 या 2 मैक्सिमम, एक तो ब्रैकेट यही है ना। तो लेट्स सी इट नाउ। फिर सिर्फ यही नहीं, मैप के अंदर आप उस एलिमेंट के साथ कोई भी फनकारियां कर सकते हैं। मैं कहता हूं जी मुझे इस अरे में अरे के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करें, कर लें। 90 को उठाया, उसको कॉल बैक में थ्रो किया, नीचे गया, 90 को मल्टीप्लाई 2 करके, दूसरे को उठाया उसके साथ, तीसरे को उठाया उसके साथ, चौथे को उठाया उसके साथ, पांचवें को उठाया। ठीक। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है मैप के अंदर, इसने एक आर्गुमेंट लिया, ये दूसरा आर्गुमेंट भी ले सकता है, ये ऑप्शनल है दूसरा। आपको मैंने बताया था कि अरे को बाय डिफॉल्ट एक पोजीशन असाइन हो जाती है, खुद ही असाइन हो जाती है मेमोरी की तरफ से। अरे के हर एलिमेंट को पोजीशन नहीं असाइन होती, आंखें क्यों निकाल रहे हैं यार, डरा रहे हैं मुझे। होती है ना, पहले एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है? 0, दूसरे की 1। मुझे पता है आप खो जाएंगे, हम तो रिएक्ट पढ़ने आए थे तो कोई और ही बातें लग गए हमारे। ठीक है, मैं रिएक्ट को शुरू करने के लिए आसानी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये चीजें उधर जाके पढ़ेंगे तो आप कहेंगे शायद ये रिएक्ट का ही पार्ट है, हालांकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जो रिएक्ट में यूज होंगे। तो बहुत आसान हो जाएगा काम, मतलब ये आखिरी काम है। तो आई का मतलब अरे के हर एलिमेंट को एक पोजीशन भी दी, तो ये जब भी हम मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन में दूसरा आर्गुमेंट रिसीव करेंगे ना, तो मैप ऑटोमेटिकली अरे का इंडेक्स इसमें फेंकेगा। अरे का इंडेक्स, समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये एन ना करूं, सिर्फ आई कर दूं, तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6। में क्या पड़ा हुआ है? इंडेक्स ना, तो इंडेक्स 90 का इंडेक्स क्या है? समझ आई बात? तो मैप के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, दूसरा ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो ले ले, नहीं चाहिए तो छोड़ दें। पहला जरूरी है, पहला इसलिए कि वो हर वैल्यू उठा के उसमें थ्रो करता है। तो अब दोनों चीजों को शो करता हूं, अगर मैं सिर्फ ये शो करूं तो मुझे क्या देगा? 0 से लेके 6 तक। और अगर मैं दोनों करूं, दिस साथ में दिस, अब ये क्या बताएगा? 0 90, 1 पे 14, 2 पे 12, 3 पे 34, 4 पे 45, 5 पे 67, 6 पे 89। साथ साथ इंडेक्स भी बता दिए उसने। दिस इज द पावर ऑफ। एक और बात, मैप का फंक्शन जिस जिस पॉइंट के लिए सारी कहानी समझाई है वो पॉइंट बस समझाना हूं। मैप का फंक्शन ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करता। अगर मैं ये बात बगैर म्यूटेशन समझाए करता तो आपको बिल्कुल समझ ना आती। अब आपको पता है कि ओरिजिनल अरे रिमेन्स इंटैक्ट, मैप फंक्शन रिटर्न्स द न्यू अरे। समझ आई बात या नहीं समझ आई? मैप फंक्शन डज नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल अरे, यानी ये अरे एज इट इज पड़ी होगी। अगर मैं यहां लिखता हूं ना, लेट सपोज n मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो रिजल्टिंग अरे आएगी ना, अच्छा मैं इसकी भी आपको कहानी बता देता हूँ, छोड़े सारी कहानी बता देंगे तो कंफ्यूज ही होंगी। तो ये जो 180 68 24 68 है ना, ये नई अरे है, ओरिजिनल उधर ही पड़ी होगी। तो ये बात समझ लें, जब मैं वापस इस बात को कहीं जिक्र करूंगा तो आपको याद कराऊंगा। मैप फंक्शन रिटर्न्स दी न्यू अरे, इसी बात को बोलने का दूसरा मतलब इट डज नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल अरे। यस ऑफ कोर्स। आप एक काम करें, इस तरह ना करें। अब मैंने कहा है कि मैप फंक्शन रिटर्न्स दी न्यू अरे, डज नॉट म्यूटेट। इसको आप सेव कर लें। जब मैंने कहा रिटर्न्स द न्यू अरे, तो इसका मतलब नई अरे रिटर्न करेगा ना भाई। तो इसको मैं कहता हूं जी नम या न्यू नम्स या न्यू ARR। ठीक, और ये नम्स है। अब मैं इन दोनों को कंसोल कराऊंगा।
अब ये कंसोल इसके अंदर करने के बजाय चाहिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट पे पॉइंट आ रहा है तो परेशान तो नहीं हो रहे ना। अगर ES6 ने ना सिंटैक्स पे बहुत ज्यादा काम किया, सिंटैक्स को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया। ES6 ये कहता है कि अगर आपके फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है, यानी अब आप आई को यूज नहीं कर रहे ना, आई को हटा देते हैं, अगर आपके फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है तो ब्रैकेट्स ना लगाएं फिर भी चलेगा, लगा दे तो चलेगा ही चलेगा, ना लगाएं तो भी चलेगा अगर एक ही आर्गुमेंट है। अगर मल्टीपल आर्गुमेंट है तो फिर ऑब्वियसली कॉमा के साथ ब्रैकेट में हो गया सिंटैक्स शॉर्ट। अगली बात, अगर आपकी फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है तो फिर करली ब्रैकेट्स भी ना लगाएं, करली ब्रैकेट भी खत्म कर दें। हाँ? हर जगह पे फैडर फंक्शन जहां भी यूज होगा, हर जगह पे, मतलब ये खाली मैप के लिए नहीं, कहीं भी अगर आपके फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है तो नो नीड टू राइट पैरेंथेसिस। अगर फंक्शन की बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट का बाय डिफॉल्ट मतलब है रिटर्न। बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है उसका? रिटर्न होना। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना, अब ये फंक्शन तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ये तो कंसोल लॉग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिर्फ ये लिख दूं ना। इसका मतलब क्या है कि मैप फंक्शन नम्स में जाएगा, एक एक वैल्यू पिक करेगा, इस नम में फेंकेगा और ये उसकी बॉडी है। और अगर एक ही स्टेटमेंट हो, करली ब्रैकेट में नहीं होगी, रिटर्न का कीवर्ड भी नहीं होगा, अंडरस्टूड होगा कि ये रिटर्न हो। अब जरा इसको ड्राई रन कर, मसला तो नहीं हो रहा ना, हम चीजों पे शॉर्ट कर रहे हैं। अब जब मैप पहली दफा चलेगा, नम्स में जाएगा, 90 उठाएगा, 90 को n में थ्रो करेगा और n में 2 मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, तो जो भी रिटर्निंग वैल्यू होगी वो इसमें आती जाएगी न्यू अरे में। दूसरी दफा जाएगा, 34 को पिक करेगा, 34 को n में फेंकेगा, n 2 से मल्टीप्लाई होके नई अरे में आ जाएगी। तो अब अगर मैं दोनों को डिस्प्ले करता हूं तो दोनों अरे, तो मेरा पॉइंट जस्टिफाई हो जाएगा या होना चाहिए कि कंसोल डॉट लॉग ओरिजिनल अरे, कौन सी है ओरिजिनल? नम्स। और न्यू अरे कौन सी है? इसका मतलब है कि ये दोनों अरेज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, एक दूसरे को इनको डिस्टर्ब, अगर ये डिफरेंट होगी तो मैं ठीक हूँगा, अदरवाइज मैं गलत हूँगा। तो साबित ये हुआ, मैप फंक्शन डज नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल अरे, filter function does not mutate the original array, find function does not mutate the original array, वगैरह वगैरह। बस अब मैं जिसके बारे में कहूंगा ना, इट रिटर्न्स न्यू अरे, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यार ये ओरिजिनल को म्यूटेट नहीं करता। जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा आपने यूज की होगी जी फॉर ईच, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, फॉर ईच भी यही करता है। लोग पूछते हैं जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप। दोनों अरे पे ट्रेवर्स करते हैं, दोनों अरे के हर एलिमेंट को बारी बारी पिक करके कॉल बैक फंक्शन में थ्रो करके आगे जो फंक्शन, दोनों में फर्क है। फॉर ईच फंक्शन म्यूटेट्स द अरे, मैप फंक्शन डज नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल अरे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फालतू कोई चीज नहीं है, समटाइम जो म्यूटेट करता है वो भी काम आता है और समटाइम जो म्यूटेट नहीं करता वो भी काम आता है। ये वैसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन लोग पूछते हैं जी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच, ये स्ट्रक्चर है और ये भी अरे पे आइटरेट करता है, और मैप वो भी लूपिंग स्ट्रक्चर है, वो भी अरे पे आइटरेट करता है, वो नई अरे रिटर्न करता है, ये नई अरे, ये ओरिजिनल को म्यूटेट कर देता है। बहरहाल दैट्स द पॉइंट, दैट्स द डिस्कशन वेयर आई हैव टू क्लोज माय डिबेट ऑन द सिंपल जावास्क्रिप्ट सॉल्यूशंस एंड थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल्स। मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक आपको मौसर लगे होंगे। दो बातें मैं दोबारा से रीइटरेट कर रहा हूं बिफोर मूविंग ऑन जंपिंग ऑन टू द न्यू टॉपिक। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं तो आपको रिएक्ट बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, और अगर आपको इनमें से कोई समझ नहीं आया या पार्शली समझ आए हैं तो फिर भी आप नुकसान में नहीं है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बार 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 रिवाइज होंगे। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इनमें से कुछ या सारे समझ नहीं आए तो परेशान नहीं होना,
ये मैंने अपनी आसानी के लिए पहले बयान कर दिए, पूरी रिएक्ट में यही बार बार यूज होंगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ जरूर क्लिक कर जाएगा। सिर्फ आप मेंटली तैयार रहिएगा कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये मेंटली ज़हन में रखिएगा कि हाँ ये काम हमने पहले देखा हुआ है, तो इसका मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज यूजफुल। अगर कुछ समझ नहीं आया, यू आर स्टिल एट अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट द रिएक्ट। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ द वनीला जेएस विद एडिशनल ES6 फीचर्स। एंड ऑफ नहीं, हमारा एंड है, मतलब वनीला जेएस तो मतलब पूरी दुनिया अलग से ना, हमने यहाँ तक पढ़नी थी। अब हम कर रहे हैं जी रिएक्ट। आज हम रिएक्ट स्टार्ट कर देते हैं ताकि कल हम स्मूथली उसको स्टार्ट करें। अच्छा जी, रिएक्ट हमने कहा ना कि एक हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली ना इस वक्त या आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस दुनिया में फैल रही है ना, वो वेब एप्लीकेशंस है। उसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है क्लाउड्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो क्लाउड के एनवायरनमेंट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डेटाबेस हो, कुछ भी हो, क्लाउड की किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक इंटरफेस। जिस इंटरफेस के थ्रू आप क्लाउड से, वो इंटरफेस किस में बनेगा? वेब में। सिर्फ एक में नहीं, वेब में बनेगा। तो इसका मतलब है वेब के इंटरफेस के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है ना, चाहे जितने मर्जी महान हो जाए। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि फ्यूचर में जब सब कुछ वेब पे होगा, तो वेब पे ये डिले आना, वेब पे किसी चीज का बहुत टाइम लेके डिस्प्ले होना, ये तो फिर काम खराब हो गया। क्योंकि यूजर क्या चाहता है? सारी चीजें बहुत क्विकली, रैपिडली डिस्प्ले हो। इसके लिए फिर फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा रिसर्चेज हुई, बहुत ज्यादा तहकीकात हुई, क्योंकि यार इंटरफेस तो जान ही नहीं छोड़ने वाला आपकी। तो फिर उन्होंने नताइज निकाले, उनमें से एक नतीजा फेसबुक के एक इंजीनियर ने निकाला कि यार यूआई पे, इंटरेक्टिव यूआई बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं बता रहा हूँ। अब फेसबुक का इंजीनियर बता रहा है तो भाईजान वो उसकी बात वर्थ रखती है ना। फेसबुक टेक्नोलॉजी टाइकॉन्स में से एक है। फिर जब उसने, गूगल ने देखा कि यार वो आगे बढ़ रहे हैं, अब मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि गूगल पहले आया, एंगुलर पहले आया, रिएक्ट पहले आया, Vue.js पहले आया, तो उन्होंने देखा यार ये तो, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स है ना, ये आपस में कंपटीटर्स भी हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी न किसी तरह। तो गूगल ने कहा जी हम क्यों पीछे रहे? उसने उठा के एज इट इज या कुछ मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज या उसकी इंप्रूवमेंट या इनोवेशन के साथ उसने एंगुलर बना ली। उसने कहा लो जी हमारी भी टेक्नोलॉजी ऐसी है, ये भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा। अब मैं इन दोनों का मुकाबला हरगिज नहीं कर रहा, ये केस सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। बाद जगहों पे एंगुलर लीड करती है, बाद जगहों में रिएक्ट लीड करती है, वो डिफरेंट एक डिबेट है कंप्लीट। फिर जी Vue.js ने देखा, मेरे ख्याल में Vue.js चाइनीज की है शायद, उनके कुछ इंडियन ने देखा, उन्होंने कहा हम भी पीछे रहे, ले जी हमने भी व्यू निकाल लिए। अब जब इन्होंने बेस लाइब्रेरीज निकाल ली, ये बहुत यूजफुल थी, सारा कुछ, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, फिर उन्होंने इन लाइब्रेरीज की बेस पे फर्दर फ्रेमवर्क्स बनाना शुरू कर दिए। रिएक्ट जब आ गया तो रिएक्ट के भी बहुत सारे पिटफॉल्स लोगों ने देखे, तो फिर उन्होंने कहा यार इसकी भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी ले जी नेक्स्ट जेएस आ गई। नेक्स्ट जेएस इज द प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क फॉर द रिएक्ट जेएस। इसी तरह व्यू वालों ने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो नेक्स्ट तो लीड कर रही है, ये तो सारा कुछ लूट जाएगी, तो हम पीछे रह जाएंगे। उन्होंने नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट निकाल लिया, NUXT। देखेंगे आप टेक्नोलॉजी स्टैक में नेक्स्ट भी देखेंगे, समझ आएगी बात। तो एंगुलर वाले समझदार थे, गूगल है ना, गूगल गूगल है, उन्होंने पहले ही एंगुलर में इतना कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ डाल दिया कि उन्हें किसी चीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं, यही है सब कुछ। उन्होंने कहा जी प्रोडक्शन रेडी हो या मतलब जो मर्जी हो, यही है सब कुछ। तो खैर कहने का मतलब ये हुआ कि यूं चीजें इवॉल्व हुई। तो हम आज से शुरू करेंगे क्या? रिएक्ट। रिएक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो उसकी रियल टाइम रेंडरिंग है, यूआई रेंडरिंग। और वो यूआई रेंडरिंग की डिपेंडेंसी है आपके डॉम के ऊपर। डॉम हैज अ कॉस्ट। इसको कल ही ना पढ़ लें, बिकॉज ये बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग डिबेट है कि यार, क्योंकि रिएक्ट काम करता है वर्चुअल डॉम पे, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कल फ्रेश दिमाग के साथ इस क्लास को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। पूरी रिएक्ट जो पढ़ेंगे ना, मैं उसको समराइज करूंगा पहले लेक्चर में कि क्यों रिएक्ट, ठीक। और उस क्यों रिएक्ट से जवाब निकलेगा कि एक्चुअल डॉम कॉस्टली है, हमें इसका वर्चुअल डॉम चाहिए, इन मेमोरी कॉपी ऑफ डॉम चाहिए। और वो कैसे करेगी, क्यों करेगी, कैसे फेसबुक वालों ने सोचा, ये सारा कुछ सोचा, ये थ्योरेटिकल डिबेट होगी 5 से 10 मिनट की, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसकी बेस पे हम जब अपनी इमारत खड़ी करेंगे तो उम्मीद है कि हमारी इमारत बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन पे खड़ी होगी, और आप किसी भी इंटरव्यू पे जाके किसी भी बंदे को खामोश कराने की सलाहियत रखेंगे इंशाल्लाह। तो आप एक रिएक्ट का एक सवाल पूछे तो आप 3-3 जवाब देने के काबिल होंगे।
ठीक है, इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो विद नथिंग मोर फ्रॉम ECMAScript एंड JavaScript एज एन इंडिपेंडेंट थिंग। ठीक है, वो रिएक्ट का पार्ट बन के तो आएगी ECMAScript के बहुत सारे फीचर्स। आई बिलीव दिस इज हेल्पफुल। इफ एनी क्वेश्चन तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर इज इट पॉसिबल कि ये लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब पर अपलोड होंगे? बिकॉज समटाइम्स वो यूनिवर्सिटी में होता हूँ तो लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं होता इस टाइम। जी उसामा, असल में मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। असल में यूट्यूब पे अपलोड करने से मुझे मना कर दिया गया है फॉर द रीजन, क्योंकि ये पेड कोर्स है। तो अक्सर लोगों ने ना, लोग भी बड़े भले वाले हैं, उन्होंने हमारा ही भला किया, वो हमसे पूछते हैं जी अगर ये अपना यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं तो फीस क्यों दे? आपको पता है कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एलिमेंट या कमर्शियल एस्पेक्ट भी तो होता है ना, पेड भी तो हमारे साथ ही है ना, अगर टाइम दे रहे हैं तो। अब उस सूरत में हमें ये मना किया गया, मुझे स्पेसिफिकली, कि अपलोड पब्लिकली ना करें। मे बी लेक्चर के मिड में या एंड पे जाके हम पब्लिक कर दें, लेकिन अभी नहीं करेंगे। उसके लिए एक हल है, आप मुझे हॉटमेल का अगर अकाउंट है वो दे दें, मैं आपको हॉटमेल के अकाउंट से हमारा जो टीम्स का पेड अकाउंट है ना, इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं ऑटोमेटिकली आप उन तक एक्सेस कर सकेंगे। यानी आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, शेयर नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ देख सकेंगे। तो ये जी पॉसिबल ठीक है। है, इंशाल्लाह मैं आपको फिर कर दूंगा जी जी हॉटमेल का ठीक है, अकाउंट। ये सेम पॉसिबल, फॉर ये अहमद। बहुत। ठीक है। जी जी सर।